दोस्तों नमस्कार। मैं रमाकांत अग्रवाल, रिटायर्ड कमिश्नर। इस पार्ट बी के संबंध में अभी हमने 2-3 दिन से लगातार जो इसके नियम में कार्य संचालन नियम 2009, समितियों के शक्तियाँ कर्तव्य नियम 2009, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, समझाया था। अब इसमें अभी आपके समक्ष अभी जितेंद्र जी ने और दीपक जी ने काफ़ी कुछ आप इसके कोर्स के बारे में बताया और आपको ये बताया इसकी, क्योंकि अब इसमें खैर टाइम जो डेट दी है एग्ज़ाम की वो मई के सेकंड वीक में 2023 की दी है, तो उससे आपको डरने की या उससे मैदान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिव में रहेंगे, लाभदायक में रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो इसमें ये दिया है सेकेंड वीक में अभी टाइम खैर है ज़्यादा, लेकिन जिस हिसाब से कोर्स है आपका सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, उसमें काफ़ी लेंथी कोर्स है। और नगर पालिका एक्ट और जो इसमें जो नियम है, जो इसकी स्कीम्स हैं, इसमें भी मतलब काफ़ी नगर पालिका एक्ट तो काफ़ी क्लिष्ट है ही, और जो नियम है जैसे परचेज एंड मटेरियल्स रूल्स 1974 के, इसमें भी काफ़ी क्लिष्ट भाषा है। लेकिन हम आपको पूरा कंटेंट्स के साथ साथ इसको आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बार जैसे एंड वक्त पर यदि मई में जाकर आप या जैसे एग्ज़ाम का भी 1 महीने पहले तैयारी करेंगे तो शायद हो सकता है आप पिछड़ जाएँ। और इसके हमारे जो भी PDF वगैरह है या वीडियोज़ हैं, इसे आप देखते रहें और समझते रहें। फिर हमारे इसके साथ हमारे जूम सेशन भी होंगे, तो जूम सेशन भी हमारे से आप जुड़िए। तो जूम सेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स के समाधान किया जाएगा। इसके बारे में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा आपको छोड़ना है, कौन सा आपकी इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं, कौन सी आपको धाराएँ देखनी है। विशेष रूप से इस बारे में आपको सब अवगत कराया जाएगा। अब मैं इसके जो नियम है राजस्थान नगर पालिका परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1974, उसके संबंध में मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ये 1974 जो रूल्स हैं, ये 27 नवंबर 1974 को रूल्स अधिसूचना जारी की गई थी राज्य सरकार द्वारा। उसके तत्पश्चात 16/2/75 को इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ था। गजट नोटिफिकेशन इसका 16/2/75 को होता है, तो उसमें भी ये बात मेंशन की गई रूल्स में। सबसे पहले जैसे मान लीजिए संक्षिप्त नाम, हर जो नियम बनते हैं उसमें सबसे पहले यही होता है कि उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका शीर्षक क्या होगा। ये संक्षिप्त शीर्षक जो है वो राजस्थान नगर पालिका परचेज मटेरियल परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1974, ये इसका एक शीर्षक है, ये संक्षिप्त में इसका नाम है। इसमें ये मतलब जो नियम 1 होता है शुरू से स्टार्ट में इसी में होता है, इसका प्रभाव मतलब प्रभावशील कब से हुआ। प्रभावशील के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 16/2/75 को इसमें गजट नोटिफिकेशन हुआ। इसके तत्पश्चात उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ स्पष्ट किया हुआ था कि एक माह पश्चात ये प्रभाव में आएगा। तो इसलिए इस 16/2/75 को जब इसका प्रकाशन गजट नोटिफिकेशन हुआ तो उसके 1 महीने पश्चात ये प्रभाव में आया। इसमें आपको मैंने स्पष्ट बता दिया भाई 1 महीने, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगी डेट वगैरह इसमें आपको कोई। अब दूसरा इसमें जो नियम है, परिभाषाएं ज़्यादा इसमें वो नहीं है। बोर्ड में तो नगर परिषद भी, मतलब बोर्ड में जो नगर पालिका बोर्ड है उसमें मतलब नगर परिषद भी शामिल है। ये मैंने पहले भी आपको जो नियम जितने भी मैंने बताए आपको, कार्य संचालन नियम 2009 और समितियों के शक्तियाँ कृत्य जो 2009 बताए, उसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में नगर परिषद भी शामिल होते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा इसमें जो टिपिकल नहीं है वो क्रय अधिकारी कौन होगा, वो कार्यपालक अधिकारी जो होता है वही क्रय अधिकारी होता है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। इसमें कार्यपालक अधिकारी में कौन शामिल होते हैं, नगर परिषद में यदि है तो उसके जो आयुक्त है यानी कमिश्नर है वो कार्यपालक अधिकारी इसमें शामिल है। कार्यपालक अधिकारी में ईओ के साथ साथ
कमिश्नर भी इसमें शामिल माना जाता है। ये तो है ही योग्य, मतलब इसमें अलग से इसकी डेफिनेशन में इसमें नहीं दी गई है, मतलब इसमें कमिश्नर भी इसमें शामिल है। कार्यपालक अधिकारी का मतलब ही यही होता है, इसमें कमिश्नर भी शामिल, परिषद की स्थिति में परिषद भी, इसमें कमिश्नर भी शामिल है। अब ये नियम जो है आपके सामग्री क्रय और संविधान नियम 1974, ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 1 महीने बाद जब इसका नोटिफिकेशन हुआ था, नोटिफिकेशन में 16/2/75 को हुआ, 16/2/75 के 1 महीने पश्चात ये प्रभाव में आए। इस प्रकार ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। इसके संबंध में ज़्यादा अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसमें मेनली क्या है, सामग्री क्रय नियम में अपने को जो सामान क्रय करना है या निर्माण कार्य कराने हैं, निर्माण कार्य जैसे मान लीजिए सड़क बनवानी है, कोई नाली बनवानी है या अन्य कोई जैसे बिल्डिंग बनवानी है, तो इस प्रकार से जो इसमें दोनों बातें शामिल हैं। सामग्री क्रय में जैसे स्टेशनरी परचेज करनी है या कोई चल संपत्ति क्रय करनी है, इस प्रकार कोई फर्नीचर क्रय करना है या अन्य कोई जो सामान जो ऑफिस को चलाने के लिए, अपने जो नगर पालिका चलाने के लिए जो सामान क्रय करना है, सामग्री क्रय करनी है वो, और साथ में जो अपने को कस्बे का जो विकास कराना है, विकास कार्य जो कराने हैं, उसके संबंध में इस जो नियम है 1974 सामग्री क्रय अनुबंध नियम 1974 में इसको समझाया गया है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी क्या प्रणाली होगी, इसमें कैसे मतलब टेंडर जारी होंगे, निविदाएं बनेंगी, निविदाओं का इसमें निविदाएं जारी करनी है, और तो निविदाओं का क्या टाइम होगा, कितना टाइम उसके लिए प्रेस्क्राइब निर्धारित है, कितना उसमें कैसे कौन जो निविदाएं जारी होंगी उनको कौन से अखबार में दिया जाना है, किस अखबार में इसका प्रकाशन होगा, प्रकाशन किस कौन से लोकल पेपर में दिया जाना है या राज्य स्तरीय पेपर में दिया जाना है या अखिल भारतीय समाचार पत्र में दिया जाना, ये सब इसी क्रय एवं नियम के अंतर्गत शामिल हैं। इसी प्रकार से ऐसे भी कोई कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेच वर्क है या मरम्मत का कार्य निर्माण कार्य में, तो वह 2000 रुपये तक का ही है, मान लो उसमें वे समझित उसकी जो लागत है मान लो 2000 रुपये तक है, तो उसके लिए आपको टेंडर नहीं करने हैं। उसके लिए जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं, जो संस्था में जो रजिस्टर्ड होता है, जैसे कोई PWD में रजिस्टर्ड होता है, कोई नगर पालिका में रजिस्टर्ड होते हैं, दोनों तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो उसमें जो PWD में रजिस्टर्ड है, मतलब नगर पालिका में रजिस्टर्ड नहीं और PWD में रजिस्टर्ड है, तो उस व्यक्ति से बातचीत करके, उस ठेकेदार रजिस्टर्ड जो ठेकेदार है उससे बातचीत करके और 2000 रुपये तक काम बिना टेंडर ही उससे करवाया जा सकता है। वो किस रेट पर, जो PWD की जो BSR है, PWD की जो BSR है, BSR का मतलब ये है बेसिक शेड्यूल रेट, जो एक PWD अपने सभी आइटमों के लिए, जैसे सीमेंट है, बजरी है, आपके 63 mm की जो गिट्टी है, 0 रोडी है, इस प्रकार से उसकी एक रेट तय कर रखी है, निर्धारित रेट का, उसको BSR बोलते हैं। इसकी इनकी रेट तय कर दी जाती है, तो ये समय समय पर परिवर्तित होती रहती है BSR रेट। अब वैसे वर्तमान में जहाँ तक है RUIDP की एक SOR है, यानी शेड्यूल ऑफ रेट्स 2017, ये प्रभावी कर रखी है। इस SOR 2017 प्रभावी कर रखी है। SOR 2017 में जो इसकी रेटें दी हुई, जैसे बजरी की क्या रेट है, इसकी अर्थवर्क की क्या रेट है, इसी प्रकार से कौन से उसमें मतलब गिट्टी लगेगी, जैसे 0 रोडी लगेगी या मत्ती जैसे 63 mm की लगेगी, इस प्रकार से जो भी इसमें आइटम लगेंगे उसका एक शेड्यूल बनाया हुआ, रेट का शेड्यूल बनाया है। उस निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक उस पर जो रेट चलती हैं उसी को अपने को अडोप्ट करना पड़ता है, उस रेटों को ध्यान रखना पड़ता है। उस पर प्लस माइनस प्रीमियम आ सकता है, मतलब बिलो रेट भी आ सकती हैं और अबो रेट भी जा सकती हैं। तो वो तो फिर वो जो कमेटी जो बनी हुई है ना, मूल्यांकन कमेटी जो बनती है, वो इसको एग्जामिन करती है। उसमें इंजीनियर सेल होती है, इंजीनियर सेल के साथ साथ उसमें जो अकाउंट्स का जो सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर होता है वो भी इसका एक सदस्य होता है, वो जरूरी है, वो इसमें अनिवार्य जो शामिल करना है। अभी जो परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स है वर्तमान में बहुत कम उपयोग में आ रहे हैं, मतलब आ ही नहीं रहे हैं जहाँ तक है। इसमें जो RTPP रूल्स 2013, ये 26 जनवरी 2013 से प्रभाव में आए हैं।
तो ये ज़्यादा मोस्टली काम आ रहे हैं, सारा उपयोग इस टाइम आरटीपी रूल्स 2013 के अंतर्गत काम हो रहे हैं। लगभग ये परचेज ऑफ मटेरियल्स जो रूल्स हैं ये 1974 वाले, इसमें तो काम बहुत उपयोग में आ ही नहीं रहे। लेकिन चूंकि आरपीएससी ने अपने इस पार्ट बी के लिए इसको शामिल किया है कोर्स में, तो इसलिए इसको पढ़ना तो आवश्यक हो गई। बिना पढ़े इसमें तो क्या है कि ज़्यादातर इसमें आपको रटना है, जिससे जो जिसमें धाराएं दे रखी हैं उनको आपको बराबर कंटिन्यू आपको हमारे साथ से चलना पड़ेगा, तब इसमें आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बड़ी क्लिष्ट है, लेकिन हम इसको काफ़ी सरल रूप में आपको समझाएंगे, तभी आपको कोई समस्या नहीं आए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें आपको जो मैंने आपको बताया किस प्रकार से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी, उसके लिए क्या समय सीमा होगी, किस प्रकार कौन सी इसको अखबार में दिया जाना है, इस प्रकार साथ में इसके कोई भी कार्य कराने से पहले आपको जैसे कोई निर्माण कार्य कराना है तो उसके टेक्निकल एस्टीमेट बनते हैं, टेक्निकल एस्टीमेट बनाए जाते हैं। ये एस्टीमेट अपने जो इंजीनियर सेल होती है वो एस्टीमेट बनाते हैं, वो मौके पे जाते हैं, उसका मौके पर जाकर उसका साइड प्लान बनाते हैं, उसकी ड्राइंग बनाते हैं, उनकी डिजाइन बनाते हैं, किस डिजाइन से किस प्रकार से उसमें डिजाइन बनेगी, किस प्रकार से जैसे सड़क बनानी है तो उसकी क्या डिजाइन होगी और कहाँ से उसमें क्या क्या है उसमें आइटम लगेंगे, कितने बजरी लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितना उसमें ईंटें लगेगी, जो भी सामान लगना है, कितनी मिट्टी लगेगी, ये सब उस एस्टीमेट में शामिल होते हैं। वो एस्टीमेट मौके पे जाकर निरीक्षण करके जो इंजीनियर हैं, तो जैसे नगर पालिका में वैसे ज़्यादातर आमतौर पर कनिष्ठ अभियंता होते हैं। कनिष्ठ अभियंता पहले तो मैं आपको बताऊं कि नगर पालिका में कनिष्ठ अभियंता मतलब होते ही नहीं थे, मतलब इतनी अपर्याप्त स्टाफ था जिसकी वजह से कनिष्ठ अभियंता आज तो फिर भी वर्तमान में प्रत्येक नगर निकाय में कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट लगा दी गई है। ये भी अपने फायदा होगा। नहीं पहले क्या है कि जो आसपास की जो नगर पालिकाएं होती हैं उससे कनिष्ठ अभियंता लिए जाते थे और वो एस्टीमेट बनाकर देते थे। इसके बाद इसमें पोस्ट में जैसे कनिष्ठ बाद में एएन है, एएन के बाद एक्शन है, एक्शन के बाद एससी है, ये इस प्रकार से कनिष्ठ अभियंता बाद में एएन है। इनको जैसे कनिष्ठ अभियंता है उसको कितने तकनीकी पावर है ये भी इसमें परचेज एंड कंट्रोल में बताया जाएगा। साथ में एएन है, एएन को कितने शक्तियाँ दी गई हैं, एक्शन है, एक्शन को कितनी शक्तियाँ दी गई हैं, एससी को कितनी दी गई हैं और चीफ इंजीनियर कितनी दी गई, सभी इस प्रकार सारी इसमें डिफाइन किया गया है। और इनकी जो तकनीकी अनुमान जो बनेंगे, तकनीकी अनुमानों की स्वीकृति कौन जारी करेगा, ये जिसकी भी जितनी कार्य शक्तियाँ दी गई हैं उसी हिसाब से वो जारी करेंगे। कनिष्ठ यानी इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता को 1 लाख के पावर है, 1 लाख के पावर है कनिष्ठ अभियंता को। 1 लाख तक की जो तकनीकी स्वीकृति है वो कौन जारी करेगा, कनिष्ठ अभियंता। मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा। दूसरा इसमें जैसे एएन है, एएन को 5 लाख के शक्तियाँ दी गई हैं, इनको 5 लाख की दी गई हैं, 5 लाख तक के एस्टीमेट ये बनाएंगे, इनकी तकनीकी स्वीकृति ये जारी करेंगे। एक्शन को 50 लाख की दी गई है, 50 लाख के तकनीकी स्वीकृति जारी कर सकता है एक्शन। इसी प्रकार से जो एससी है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इसको 150 लाख है। इस प्रकार 150 लाख से अधिक कौन करेगा, गवर्नमेंट अपने स्तर पर एक कमेटी गठित करके इंजीनियर से वो उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी करेंगे। ये परचेज एंड कंट्रोल रूल्स में इसमें ये आपको मैं डिटेल से जैसे बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या होंगे। इसमें आपके जो टेंडर जो जारी होते हैं इसका भी एक मूल्यांकन करना पड़ता है कि वह टेंडर अपने सही आए कि नहीं आए। जो निविदाएं जारी होते हैं उसमें भी 3 प्रकार के हैं। जैसे मान लीजिए खुली निविदाएं हैं यानी ओपन टेंडर, और खुली निविदाएं इस प्रकार से ये ली जाएंगी, और उसके बाद सीमित निविदाएं कैसे ली जाएंगी, और एकल निविदा कैसे होगी। एकल निविदा भी कई बार अपने को सैंक्शन करनी पड़ती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ जैसे जो प्रोप्राइटरी प्रकृति के होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के तौर बताऊं, जैसे मान लो अपने को मारुति कार लेनी है, तो वो मारुति कार एक प्रोप्राइटरी आइटम है, क्योंकि मारुति कार उसकी मारुति जो इसका उत्पादन करता है, जो इसका निर्माता है, उसी के पास मिलेगी, दूसरा उसके पास किसी के पास मिल नहीं सकती है। तो ये प्रोप्राइटरी आइटम है। तो इसमें भी मतलब इनमें क्या है कि टेंडर नहीं करने पड़ते हैं। इसमें वो तो उसी रेट पे मिलेगी,
चाहे आप कहीं कुछ भी करें। ऐसे इसमें आपको पूरा डिटेल से हम बताएंगे। कुछ ऐसे भी आइटम जैसे राज्य सरकार या भारत सरकार क्या इसमें कुछ आइटमों की रेट निर्धारित कर देती है, उसे बोलते हैं डीजीएसडी। डीजीएसडी रेट तय कर देती है भारत सरकार। कुछ आइटमों की रेट तय कर, जैसे कोई फर्नीचर है या जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है या लैपटॉप है, इस प्रकार के जो आइटम्स हैं उनकी भारत सरकार एक रेट तय कर दी थी। उसका जो विभाग होता है उसको ये डीजीएसडी डिपार्टमेंट होता है, वो अपने उसका कम्पिटिटिव रेट तय कर करके ये निर्णय करते हैं। इस पे बिना टेंडर आप इस पे सामान क्रय कर सकते हैं। ये भी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ राज्य सरकार जैसे मान लीजिए कैसे सरकारी विभाग है, जैसे मान लीजिए कृषि विपणन विभाग है, या आपके जैसे होलसेल के जो उपभोक्ता भंडार हैं या उपहार हैं, इनसे भी इनकी रेट तय कर दी जाती है। इनसे मतलब बिना टेंडर आप सामान ले सकते हैं। इनकी भी एक प्रक्रिया है बाकायदा, इस प्रकार से इसमें परचेज एंड कंट्रोल रूल्स में इसमें बताया गया है। इसमें और जैसे आपके वैसे नियम जो 14 है, नियम 14 में जैसे इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी सामान अपन ले, चाहे वो अपने निर्माण कार्य कराएं चाहे सामान परचेज करें, इसके लिए सक्षम स्वीकृति यानी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति A&F जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन, ये जरूरी है। A&F जरूरी है, बिना A&F के जारी होने के बाद ही अपन कोई काम शुरू कर पाएंगे। जितना जो बजट होता है, जैसे बजट प्रोविजन मान लीजिए 2 लाख का बजट प्रोविजन है, तो 2 लाख तक उसकी जो सामान उस वित्तीय वर्ष में परचेज किया जा सकता है, तो उसकी A&F जारी करनी पड़ेगी। सामान जो भी खरीदना है बजट प्रोविजन के मुताबिक, बजट प्रोविजन के अनुसार निर्धारित जो बजट प्रोविजन है उसके मुताबिक A&F जारी होगी। यानी प्रशासनिक वित्तीय शक्तियाँ इसमें दी हुई हैं नियम 14 में। ये किस किस को कितनी कितनी दी गई हैं, नगर निगम में कितनी है, नगर परिषद में कितनी है, नगर पालिका में कितनी है, इस संबंध में सब अलग अलग। जैसे जो भी नगर पालिका में जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं EO, इसको प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के जो पावर्स हैं वो है 1 लाख। 1 लाख तक वो अपने स्तर पे काम करवा सकता है। कोई भी काम जैसे एक आइटम जो है वो 1 लाख तक करवा सकता है। 1 लाख तक उसको प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति उसके पावर उसको EO को दी हुई है। इसी प्रकार अपने को जैसे नगर परिषद का मामला है तो वहाँ आयुक्त को कितनी पावर दी गई है, 2 लाख। 2 लाख के आयुक्त को पावर 2 लाख तक की मतलब उसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उसको अधिकार दिए गए, शक्तियाँ दी गई हैं। कितने में आयुक्त को मैंने बताया आपको 2 लाख। 2 लाख के पावर आयुक्त को नगर परिषदों की स्थिति में दी गई है। परिषद की स्थिति में आयुक्त को 2 लाख के शक्तियाँ दी गई हैं। 2 लाख तक वो कोई भी कार्य करा सकता है या परचेजिंग कर सकता है, जो भी है। इसमें ये आपको ये तो अभी वर्तमान में यही चल रहा है, मतलब इसमें संशोधन सहित बताया मैंने 23/2/15 को संशोधन किया था राज्य सरकार ने इन नियमों में। परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स नियम 14 में जो संशोधन किया था वो 23/2/15 को किया गया, तो उसके तहत ही शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार से जो नगर निगम के मामले में है उसको 100 लाख का पावर है कमिश्नर को। पहले ये CO कहलाते थे यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब इनको का पदनाम चेंज कर करके और आयुक्त कर दिया गया। 2015 में इनका पदनाम चेंज करके इनको आयुक्त कर दिया, CO की जगह आयुक्त कहलाएंगे। नगर परिषदों में भी आयुक्त कहलाते हैं, लेकिन वहाँ उनको पावर 2 लाख की दी है, यहाँ इनको 100 लाख की पावर दी गई है। 100 लाख तक के काम वो करा सकते हैं। इसमें फिर महापौर के कितने पावर्स होंगे, इसी प्रकार उनको जैसे परिषद है, परिषद में सभापति को कितने पावर होंगे, सभापति को कितने पावर होंगे, और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष जो होते हैं उनको कितने पावर होंगे, फिर बोर्ड को कितने पावर होंगे। इसके बाद ये सब पावर इसमें डिफाइन नियम 14 में किए गए हैं। इन जो शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं वो नियम 14 में की गई हैं। नियम 14 में स्पष्ट बताया गया है किस किस को महापौर को कितने फाइनेंशियल पावर, वित्त प्रशासनिक वित्तीय पावर होंगे, और नगर परिषद के मामले में सभापति को कितनी प्रशासनिक वित्तीय पावर शक्तियाँ होंगी। इसमें एक नगर निगम के मामले में एक संशोधन और करके जोड़ा गया था 2017 में, यानी अतिरिक्त वहाँ क्या नगर परिषद में नहीं नगर निगम में जोड़ा गया था।
नगर निगम के मामले में जोड़ा गया था, भाई जो अतिरिक्त आयुक्त की एक पद होता है वहाँ नगर निगम में, और इसके ओब्लिग एक होता है उपायुक्त। अब जो पहले जोन कमिश्नर होते थे वो आजकल उनका पद नाम चेंज कर उपायुक्त कर दिया गया, और अतिरिक्त आयुक्त की पोस्ट होती है, उनको कितने पावर होंगे, उनको 25 लाख के पावर शक्तियां दी गई हैं। ये 2017 में दी, 8/3/17 को ये अधिसूचना जारी की गई, और ये 31/3/17 को प्रभाव में आई। जिसका नोटिफिकेशन हुआ वो 31/3/17 को हुआ। तो इसलिए 31/3/17 से मतलब अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को जो पावर्स दिए गए हैं वो केवल नगर निगम के मामले में है। नगर निगम में ये पोस्ट होती है, नगर परिषद या नगर पालिका में ये पोस्ट नहीं होती। अतिरिक्त आयुक्त को और उपायुक्त को मतलब इसमें जो शब्द जोड़ा गया है वो एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, DC डिप्टी कमिश्नर, इनको मतलब जो पावर दी गई है वो आपको नियम 14 में दी गई है। नियम 14 में इस प्रकार से मैं आपको डिटेल से बताएंगे। जैसे मान लीजिए महापौर को कितनी दी गई, महापौर को 200 लाख का है नगर निगम के मामले में, और आपके जो परिषद है, परिषद में सभापति को है 50 लाख के पावर हैं, 50 लाख के शक्तियां दी गई हैं परिषद के मामले में इसको सभापति को, और नगर पालिका के मामले में 25 लाख के पावर अध्यक्ष को है, 25 लाख के पावर है। इससे अधिक यदि कोई कार्य है, जैसे हमारे कोई कार्य ज्यादा का है, आप 200 लाख से ज्यादा है, लीजिए वो 250 लाख का है या 251 लाख का है, तो उनको कहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी? नगर निगम की जो साधारण सभा की जो बैठक है, बोर्ड, जिसे मतलब बोर्ड की बैठक में वो प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और प्रस्ताव से उसकी स्वीकृति वहां से अनुमोदन कराना होगा। तो मैंने आपको ब्रीफ में पूरा बता दिया वैसे करीब, लेकिन आपको मुझे डिटेल से जो आपको है इसके जो रूल्स हैं जो अपन पढ़ेंगे उस हिसाब से मैं आपको अवगत कराऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने आपको ब्रीफ इसलिए बताया है ताकि आपको ध्यान रहे कि अपन नियम 14 में क्या था, और नियम 15 और जिस प्रकार नियम 4 और इसमें जो टाइम दे रखा है कि निविदाएं कितने समय के लिए प्रकाशन कराना पड़ेगा, उसके लिए क्या टाइम निर्धारित है, और कार्य पूर्ण करने की अवधि भी इसमें दी हुई है, कार्य पूर्ण कितने महीने में किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग इसके डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा, बताऊँ। अभी मैंने आपको परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1974 के बारे में आपको पूरा ब्रीफ से बताया। अब मैं आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जो भी इसके जो नियम है उसके संबंध में आपको डिटेल से बता रहा हूँ। इसके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें नियम जो 3 है मैंने बताया था, निविदा सामग्री द्वारा क्रय और कार्य का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान क्रय करना है, सामग्री क्रय करनी है, तो उसके लिए तो 1000 रुपये निर्धारित है। 1000 रुपये तक आप लोगों को कोई टेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा तात्पर्य आज से 1000 रुपये से 1000 तक का यदि खर्चा है या जिसकी लागत 1000 तक है, तो यानी ये उसको बिना टेंडर आप सामग्री को क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार जो निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्य में 2000 का प्रावधान है। कितने का प्रावधान है? 2000 रुपये का। 2000 रुपये तक का यदि कोई निर्माण कार्य, जैसे कोई पेच वर्क कराना है या कोई छोटा मोटा निर्माण कार्य कराना है, तो उसके संबंध में आपको 2000 रुपये तक की बिना टेंडर किया। उसमें आपको क्या है कि जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं, PWD में रजिस्टर्ड होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? ये इंजीनियरिंग करते हैं। कौन जैसे इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो AA क्लास भी होते हैं, A क्लास भी होते हैं, B क्लास होते हैं, C क्लास होते हैं, D क्लास होते हैं। तो ये सब ये जो ठेकेदार है, ये जो रजिस्टर्ड है AA, A, B क्लास, C क्लास, D क्लास, इनका रजिस्ट्रेशन कौन करते हैं? वो जैसे D क्लास है नगर पालिका में, जैसे एक्शन होता है जो ही इसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, तो यानी वो D क्लास का ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसी प्रकार से अन्य भी जो जैसे B क्लास है, C क्लास है, इनके संबंध में कौन इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से इनका ये रजिस्टर्ड होंगे। इनसे आप 2000 रुपये तक का जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है उससे आप बातचीत कर करके BSR रेट, मैंने अभी आपको बताया था BSR रेट, BSR पर मतलब या BSR या इससे कम
बातचीत करके इससे या कम इस रेट पर काम करवाया जा सकता है बिना टेंडर। लेकिन खैर आज के टाइम में ये प्रासंगिक इसलिए नहीं है क्योंकि 2000 में कोई काम नहीं हो पाता है, इसलिए अब राजस्थान सरकार ने आरटीपीपी रूल्स 2013 ये प्रभाव में आ चुके हैं। इसमें मतलब इसकी लिमिट बढ़ाई गई है, लेकिन अपने इसमें क्या है, कोर्स में परचेज ऑफ मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स दिए गए तो अपने को वो पढ़ना जरूरी है, और यही पढ़ना पड़ेगा, नहीं इसमें अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। आरटीपी रूल्स पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। में अलग ही बात है, इसलिए इसको अपने को ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें ये मैंने आपको बता दिया नियम। आगे इसमें जैसे इसकी एक प्रोसीजर होता है कि पर टेंडर किस प्रकार से जारी किए जाएंगे, कार्य कैसे होंगे, इसके संबंध में प्रोसीजर है। जो प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। नियम 4 में क्या है कि इसके समय जो भी सामग्री जो सामान जो क्रय करेंगे तो उसके लिए समय सीमा है। समय सीमा जो भी है उसका अपन पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बिना समय सीमा के अपन इसको कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, या उसको यदि कर भी लेंगे तो अनियमित माना जाएगा, वो अनियमितता की श्रेणी में आ जाएगा, वो अनियमितता मानी जाएगी अगर अपन इसका ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जैसे मान 1 लाख तक का 1 लाख तक के 7 दिन का टाइम दिया गया है। इसी प्रकार से 10 लाख तक, यदि 1 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है तो उसके 10 दिन का टाइम है, और 10 लाख से 1 करोड़ तक का 15 दिन का, 1 करोड़ से अधिक है तो 30 दिन का। समय सीमा की गणना किस प्रकार से होगी ये भी एक महत्वपूर्ण है। समय सीमा की जब गणना होगी वो होगी जिस दिन ये जो टेंडर अपन ने जारी किए अखबार में जो प्रकाशित होगा या न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित होगा उस दिन से इसकी काउंटिंग होगी। न्यूज़पेपर में जिस दिन प्रकाशन होगा, प्रकाशन डेट से टाइम शुरू होगा। यानी जब अपन टेंडर ले रहे हैं, टेंडर की डेट जैसे मान लो अपन ने टेंडर जारी किया 3 सितंबर को, 3 सितंबर मान लो 3 सितंबर 2022 को अपन ने टेंडर जारी किया और उसकी जो लागत थी वो मान लो 1 लाख थी, ठीक है। अब 1 लाख सीमा 1 लाख की तो उसकी लागत थी और 3 सितंबर को अपने जारी किया, तो अखबार में प्रकाशन कब हुआ? 3 सितंबर से नहीं गिनेंगे। 3 सितंबर से क्यों नहीं गिनेंगे कि उस दिन तक अखबार में प्रकाशन नहीं, और 3 सितंबर को तो नगर पालिका ने जो भी था उसने अपने डिस्पैच कर करके और डिस्पैच कर दिया अखबार में, जो भी अखबार में दिया, जो अखबार प्रेस्क्राइब्ड है, जो राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा उसी अखबार में इसकी निविदा का प्रकाशन होना है। तो जैसे मान लीजिए वो 5 सितंबर को प्रकाशित हुआ अखबार में, तो 5 सितंबर से काउंटिंग होगा, या 5 सितंबर 7 दिन गिने जाएंगे। मेरी बात मैं समझ रहा हूँ पूरी तरह समझ में आ गई। इसी प्रकार से जो अन्य जो मैं इसमें भी इसी प्रकार से मतलब इसके जो काउंटिंग कब जो गिने होंगे वो कब से अपनी जो टेंडर की जो डेट निर्धारित करेंगे वो इसी प्रकार से करेंगे। इसको प्रकाशन की डेट जब मानी जाएगी से टाइम शुरू होगा, यानी जिस दिन अखबार में प्रकाशन होगा उस दिन से टाइम शुरू होगा। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन जैसी भी स्थिति है उसी प्रकार से। अब इसमें मैंने आपको पूरा समझा दिया, और उदाहरण में मैं मेरे ख्याल से तो आपकी समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई आपको समस्या प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, आगे मतलब इसको जैसे पॉइंट वाइज जो भी नियम है इन नियम के डिटेल से आपको इस बारे में पूरा समझाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार से। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है भाई टाइम की जो गणना होगी किस प्रकार से होगी, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अखबार में जिस दिन से टेंडर प्रकाशित होंगे उस दिन से इसका टाइम शुरू होता है, और जिस दिन टेंडर लिए जाएंगे उस तक का जो पीरियड है वो गिना जाएगा। जिस दिन टेंडर लिए जाएंगे, टेंडर लेने की तिथि, टेंडर की लेने की तिथि, और जिस दिन अखबार में प्रकाशित वो दोनों के जो बीच का जो पीरियड है वो गिना जाएगा। उस प्रकार से इसमें टाइम का ध्यान रखा जाएगा। इसमें आगे फिर मैं आपको पूरा डिटेल से जब 1 by 1 जो नियम है इसके बारे में डिटेल से आपको अवगत कराऊंगा। ऑल ऑफ थैंक यू।